Mrs. Bhargo here to teach you the science. So, in science, we will discuss the remaining part of the chapter 5, kinds of material, and this is part 5, in which we will learn the rest of the things. We have learned about the flotation, density, solubility, and soluble and insoluble materials, miscible and immiscible materials. All these things we have learned about. What is flotation, how it is affected with the density, कैसे जो है कौन सी चीज़ तैर सकती है, कौन सी चीज़ नहीं तैर सकती, जिसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगी तो वो एनी मटेरियल विच फ्लोट्स ऑन वाटर इज़ लेस डेंस देन वाटर, उसकी डेंसिटी कम होनी चाहिए तभी वो तैरेगी, अगर ज़्यादा होगी तो दैट विल सिंक. तो दीज आर द क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन. नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ अबाउट soluble and insoluble substances. So, a simple activity which we witness every day in our home while making tea. जब हम चाय बनाते हैं, we boil water, add some tea leaves and sugar to it. हम लोग उसमें 2 चीज़ें डालते हैं. We then filter the tea through a strainer. The tea leaves leave their color and flavor to the water and stay back on the strainer as they are not soluble. तो इसमें आप देखते हैं जब आप चीनी डालते हैं तो वो कहाँ जाती है, वो सॉल्यूशन में मिक्स हो जाती है, वो अलग से तो नहीं रहती. बट टी लीव्स दे बॉयल एंड दे गिव फ्लेवर एंड द कलर टू द कंटेंट. जो उसमें चाय में पत्ती हमने डाली है वो उसको फ्लेवर भी दे रही हैं और कलर भी दे रही हैं. तो जब हम उसको स्ट्रेन करते हैं तो वो हमें अलग निकल जाती हैं. तो दैट मीन्स टी लीव्स क्या हुई, सॉल्युबल चीज़ हुई, और शुगर क्या हुई, इनसॉल्युबल. तो इस तरह से आप समझ गए कि क्या होता है सॉल्युबल एंड क्या होता है इनसॉल्युबल. नाउ हाउ वी विल डिफाइन दीज टू टर्म्स, कैसे हम इनको डिफाइन करते हैं. तो अ सॉल्युबल सब्सटेंस इज दैट विच डिजॉल्व अ सॉल्यूट कंप्लीटली इन द सॉल्वेंट. अब हम उसको सॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं जो पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है किसी सॉल्वेंट में, तो हम कहते हैं कि ये सॉल्युबल है. लाइक शुगर हम कहेंगे कि ये सॉल्युबल है क्योंकि ये पूरी तरह से पानी में डिजॉल्व हो जाता है. इसी तरह से सॉल्ट हम कहेंगे कि इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज इट इज़ डिजॉल्विंग इन वाटर. अब आता है बात इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस की. जैसे इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो जिनके की सॉल्यूट कंप्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते सॉल्यूट में. तो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस दैट डज नॉट डिज़ोल्व इन अ लिक्विड एज सॉल्यूट. जो वो है इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो कि किसी भी लिक्विड में एज सॉल्यूट पूरे से डिज़ोल्व नहीं होता है, नहीं डिज़ोल्व होता है, तो उसे हम कहते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस. So now we will move on to the second point. This is about the soluble and insoluble. Let us see. अगर हम थोड़ा सा चॉक पाउडर लेते हैं, उसको पानी में डालते हैं और उसको स्टीयर करते हैं, तो चॉक इन वाटर फॉर्म्स अ मिल्की सस्पेंशन. दूध जैसा एक सस्पेंशन बना देती है. अब इस सस्पेंशन को हम अलाउ करते हैं टू सेटल डाउन. तो थोड़ी देर बाद देखते हैं ग्रेजुअली चॉक पाउडर सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ द ग्लास एज सेडिमेंट. बाद में हम देखते हैं कि वो जो चॉक का पाउडर था वो नीचे जाके सेटल हो गया. चॉक पाउडर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर. इसका मतलब क्या हुआ कि दिस चॉक पाउडर इज़ नॉट डिजॉल्विंग इन वाटर, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर. सो चॉक इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर. अब हम क्या करते हैं, ऐड अ स्पून फुल ऑफ फ्रेश मिल्क टू वाटर. अब हमने 1 चम्मच दूध पानी में डाला. मिल्क गेट्स यूनिफॉर्मली डिस्पर्स इन वाटर. मिल्क क्या होता है, पूरे से पानी में डिस्पर्स हो जाता है, फॉर्मिंग अ ट्रांसल्यूसेंट मिल्की होमोजीनियस सॉल्यूशन, जिससे कि एक ट्रांसल्यूसेंट मिल्की सॉल्यूशन बन जाता है. अलाउ द सॉल्यूशन ऑफ मिल्क एंड वाटर टू स्टैंड. उसको भी हम थोड़ी देर छोड़ देते हैं. मिल्क डज नॉट सेपरेट फ्रॉम वाटर टू सेटल डाउन एज सेडमेंट. अब मिल्क क्या करता है, वो सेटल नहीं करता. तो मिल्क इज सॉल्युबल इन वाटर, forming a milky suspension. Since both milk and water are liquids, we say that milk is miscible with water. अब दोनों चूँकि लिक्विड स्टेट में है और दोनों ने एक मिल्की सस्पेंशन सा बना लिया है, उसका कलर बस आ गया है वाटर, मिल्क का वाटर में, तो इसलिए हम उसको कहते हैं कि वो दोनों मिसिबल हैं. तो आपने दोनों एग्जाम्पल देख लिए, मिसिबल लिक्विड्स के भी और इनसॉल्युबल सॉलिड का भी, और वी हैव डिस्कस्ड द सॉल्युबल सॉल्यूट्स ऑल्सो. नाउ the next thing is कि how the matter can conduct few things like
Matter can conduct heat, matters can conduct electricity, but not all the matters. So, materials that allow heat to flow through them are called good conductors of heat. ऐसे materials जो heat को flow करने में मदद करते हैं उनको कहते हैं good conductors of heat. Materials which do not allow the heat to flow through them are called bad conductors of heat. और जो materials हीट को फ्लो करने में नहीं मदद करते उनको कहते हैं बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हैंस अवर कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड फ्रॉम मेटल्स. अब हमने की मेटल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, गुड कंडक्टर होती हैं हीट की, इसलिए उनको कि हम यूटेंसिल्स बनाते हैं. ऑल अदर मटीरियल्स आर पुअर और बैड कंडक्टर. और दूसरे मटीरियल्स लाइक वुड, लाइक प्लास्टिक, रबर, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो बैड कंडक्टर हैं. तो इसलिए हम क्या करते हैं, यूटेंसिल्स का जो हैंडल होता है या तो वुडन होता है या प्लास्टिक का होता है ताकि वो गर्म ना हो सके, क्योंकि वो बैड कंडक्टर है हीट का. इस तरह से हम इनका यूज़ करते हैं. और इसी तरह से हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ मैटर ऐसे होते हैं विच कैन पास थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम थ्रू देम, वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं. और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं विच कैन नॉट पास थ्रू. सो हियर वी विल टॉक अबाउट सच सब्सटेंसेज. मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास इजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. उनको हम कहते हैं अच्छे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जितनी भी मेटल्स हैं, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, और इवन तो हम कॉपर के तो वायर्स ही यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए, एल्यूमिनियम के वायर्स यूज़ करते हैं. तो हम देखते हैं कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, सबसे पहली बात तो शायद आपको ये टर्म ही नहीं पता अभी. इलेक्ट्रिसिटी इज़ नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू एनी कंडक्टर, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी. अब आता है बात कि इलेक्ट्रॉन क्या है. अब जब हम पढ़ते हैं एलिमेंट के बारे में तो हम देखते हैं कि सबसे छोटा पार्टिकल होता है एटम. एटम भी 3 सब पार्टिकल से मिलकर बनता है, उनमें से एक होता है इलेक्ट्रॉन और बाकी 2 होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन. ये आप शायद आगे की अपनी क्लासेस में पढ़ेंगे, पर चूंकि अभी ये वर्ड आया कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, तो यू शुड नो अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी. अब इलेक्ट्रिसिटी में हमने कहा कि इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं. तो ये सब नए टर्म हैं, ये धीरे धीरे आपको आपके आगे की क्लासेस में और आपके आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ाएंगे भी. अब नाउ दीज नॉन कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर ऑल्सो कॉल्ड इंसुलेटर्स. अब जो नॉन कंडक्टर्स हैं या बैड कंडक्टर्स हैं वो उनको हम इंसुलेटर कहते हैं. अब आप कहेंगे कि इनका क्या काम होता है. वी मेक यूज़ ऑफ मेटल्स फॉर इलेक्ट्रिक केबल्स. ठीक है, हमने कंडक्टर कराना है तो हमने मेटल का केबल बना लिया. The cables which we use in our homes have central core made from a metal. अब जो केबल्स हमारे यहाँ यूज़ होती हैं उनमें बीचों बीच में मेटल्स का कोर होता है. Covered with all around with an insulator. अब उसके चारों तरफ क्या होता है, प्लास्टिक का कवर होता है, तो वो इंसुलेटर होता है. तो इलेक्ट्रिसिटी उस केबल के ही थ्रू पास होगी, वो उस बैड कंडक्टर या इंसुलेटर जो उसके चारों तरफ कवर है उसमें नहीं पास हो पाएगी. इससे क्या होगा, सब कुछ सेफ रहेगा. अदरवाइज़ क्या होगा, हमको शॉक लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक खाएंगे और कोई ना कोई एक्सीडेंट हो सकता है. तो इसीलिए उनके ऊपर कवरिंग होती है इंसुलेटर्स की. तो आप दोनों का यूज़ समझ गए होंगे. द कवरिंग ऑफ प्लास्टिक और रबर ऑन अ मेटलिक वायर ऑन अ केबल इज़ टू सेव आवर सेल्व्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक. हमने जो भी आपको बताई बात, वही बात इसमें फिर से कही गई है कि दीज थिंग्स सेव अस फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक. So this is for today. We have discussed all the things like soluble substance, insoluble substance, suspension, conductors of heat, insulators, and all about this. And now I am sending you the worksheet also. So I hope you can do it, and you should do these things in a separate holiday homework copy. All right, because some students have asking me that where we should do it. So this is about that कि you should do it in the separate copy in a which will be named as a holiday homework copy. In that you can solve it.